सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम वर्ण को देखेंगे। वर्ण कि वर्ण क्या है, किन किन से वर्णों का निर्माण होता है। और वर्ण में हम स्वर की बात करेंगे कि स्वर कितने टाइप का है, किस में कौन सा स्वर रखा गया है, कुल कितने स्वर हैं। आज हम केवल स्वर की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं स्वर के बारे में। वर्ण आपके व्यंजन और स्वरों का मेल है, यानी वर्ण का निर्माण स्वर और व्यंजन के संयोग से बनता है, जिसमें हम आपका सबसे पहले आपकी ध्वनि के बाद वर्ण, फिर अक्षर। अक्षर का मतलब कि जिसका क्षय न हो, उसे हम अक्षर कहेंगे, वो अक्षर में आएगा। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि बोलेंगे, ध्वनि कहेंगे। जैसे जो हम बोल रहे हैं तो वो ध्वनि में आएगा। फिर आपका वर्ण क्या है, वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपका वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई आपकी ध्वनि। अक्षर जिसका कभी क्षय न हो, ये छोटा सा अंतर है ध्वनि, वर्ण और अक्षर में। अब हम केवल स्वर की बात करेंगे, स्वर की चर्चा करेंगे आपसे, और इसको हम संख्याओं के माध्यम से पहले डिनोट करेंगे और संख्याओं के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो स्वर क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, हम उन्हें स्वर कहेंगे। जैसे स्वर और व्यंजन की तुलना करके हम देखें तो जैसे हम बोल रहे हैं आपके क, तो क में कहीं ना कहीं अ छिपा है, और ये क में हलंत, और जब अ लगाएंगे तब ये बनता है क। इसे हम कहेंगे वर्ण, इसे कहेंगे व्यंजन, और इसे कहेंगे आपका स्वर। कुछ इस तरीके की इसकी प्रक्रिया है। तो ये आपका क में हलंत लगता है तो व्यंजन, और क में अ जब मिलता है स्वर तो वर्ण का निर्माण होता है। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं हम उन्हें स्वर बोलेंगे। अब स्वरों की कुल संख्या, स्वर की कुल संख्या, ये आपकी 11, स्वरों की कुल संख्या है 11। लिखने के आधार पर
लिखने के आधार पर स्वर की लिखने के आधार पर स्वर की कुल संख्या 13 और बोलने के आधार पर स्वर की कुल संख्या 10। स्वर की कुल संख्या 11, लिखने के आधार पर स्वर की कुल संख्या 13 और बोलने के आधार पर स्वर की कुल संख्या 10। अब बोलने के आधार पर कुल संख्या 10 कैसे? तो जो हम री लिखते हैं, री, इसका कुछ उच्चारण हम इस तरीके से करते हैं, री। इसलिए बोलने के आधार पर स्वर की संख्या 10 और लिखने के आधार पर स्वर की कुल संख्या, जिसमें आपका अंग और अह भी जुड़ जाता है। अब अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को मिला करके, अनुस्वार और विसर्ग को मिला करके हम कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। हमें लगता है चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल स्पष्ट होंगी। 13 इसलिए कि अंग और अह इन दोनों को ले लेते हैं और आपका अनुस्वार, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग, उसके बाद ये दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो इनको हम संयुक्त रूप से अयोगवाह कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका देखते हैं स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया है। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे और कुछ इसका नंबरिंग करके, प्लेस वैल्यू करके, उसके बाद आसानी से इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर, और मात्रा के आधार पर स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है। आपका पहला, दूसरा और तीसरा। इससे पहले हम इसको लिख लेंगे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अंग और अह के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दी कि अंग आपका अनुस्वार और अह विसर्ग, और दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह। अ को 1, आ को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इससे हम आसानी से सीख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास किया। अब मात्रा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले आपका ह्रस्व, इसे हम लघु
इसे हम लघु या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ, दूसरा आपका दीर्घ, जिसे हम गुरु या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। तीसरा प्लुत स्वर, पहला ह्रस्व लघु या एक मात्रिक स्वर जिसमें केवल एक मात्रा हो। दूसरा दीर्घ गुरु द्विमात्रिक स्वर जिसमें आपके दो मात्रा वाले स्वर आते हों। और तीसरा आपका प्लुत स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर को देखेंगे। तो ह्रस्व स्वर को याद रखने के लिए थोड़ा सा हम विषम संख्याओं का प्रयोग करेंगे, जिसे और 1 से लेकर 7 तक विषम संख्याएं, जैसे 1, 3, 5 और 7 विषम संख्याओं का प्रयोग मैंने किया। अब हम इन संख्या पे जो स्वर दर्शाए गए हैं उन स्वरों को हम लिख देंगे। अब 1 के स्थान पे अ, 3 के स्थान पे छोटी ई, 5 के स्थान पे छोटा ऊ और 7 के स्थान पे री। यानी ह्रस्व स्वर लघु या एक मात्रिक स्वर के अंतर्गत अ, ई, ऊ और री, ये 4 स्वर आपके आएंगे। अ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर में हम कुछ सम संख्याओं का प्रयोग करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8। 8 के बाद हम डायरेक्ट 9, 10 और 11। अब इस संख्याओं पे जो हमने अ आ को डिनोट किया है उसे लिखेंगे। तो 2 पे आ, 4 पे बड़ी ई, 6 पे बड़ा ऊ, 8 पे ए, 9 पे ऐ, 10 पे ओ और औ। ये आपका दीर्घ स्वर गुरु या द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत आएंगे। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है ओम, जिसमें इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ओम, ये आपका प्लुत स्वर है। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो हम आपसे ये बतावें कि आप केवल ह्रस्व स्वर को याद रखें, और जब ह्रस्व स्वर को आप इनमें से अलग कर लेंगे तो दीर्घ अपने आप अलग हो जाएगा। उसको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। प्लुत स्वर में ओम आता है, इतना ध्यान रखना है। आसानी से चीज़ें, बस ह्रस्व को याद रखिए कि ह्रस्व में हम विषम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। 1 से लेकर 7 तक केवल संख्याएं लिखेंगे और उन संख्याओं पे जो हमने अ आ को डिनोट किया है उसे नीचे लिख देंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे। दूसरा, जाति के आधार पर स्वर। अब जाति के आधार पर स्वर देखेंगे तो इसमें आपका सजाति और विजाति। सजाति का मतलब होता है एक ही जात से आने वाले, एक ही जात का। सजाति मतलब एक ही जात का, और विजाति मतलब अलग अलग जात का। तो सजाति में जैसे आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ये 3 स्वर आपके
सजातीय स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब इन्हें हम सजातीय क्यों कहते हैं? जैसे आ का निर्माण अ और अ से होता है। आ का निर्माण अ और अ से होता है। ई, बड़ी ई का निर्माण छोटी ई और छोटी ई से। बड़ा ऊ का निर्माण छोटा ऊ और छोटा ऊ से। इस तरीके से ये तीन आपके स्वर सजातीय स्वर के अंतर्गत आएंगे। विजातीय मतलब अलग अलग। अब हम सजातीय को देख लिए तो विजातीय में कौन कौन सा आएगा? जैसे आपका ए, ऐ, ओ और औ, ये आपका विजातीय के अंतर्गत आएगा। अब इनका निर्माण अ धन ई बराबर ए, माने अ और ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का, इसलिए इसे हम विजातीय स्वर में रखते हैं। अ धन ए बराबर ऐ, अ धन उ बराबर ओ और अ धन ओ बराबर औ। विजातीय क्यों कहेंगे, सजातीय क्यों कहेंगे, यह स्पष्ट है। ये अ और ये ई, ये दोनों अलग अलग जाति के हैं, इसलिए ऐ का निर्माण करते हैं। और ऐ के निर्माण में आपका अ अलग और ई अलग। अब इसे हम याद केवल एक को रखेंगे, सजातीय वाले को। तो विजातीय अपने आप पता चल जाएगा कि विजातीय कौन कौन है। केवल सजातीय को ध्यान रखेंगे, विजातीय को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप उसको लिख करके स्वरों को अलग कर लेंगे कि कौन सजातीय में है तो कौन विजातीय में है। ठीक, आगे बढ़ें। तीसरा, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर। अब जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का? तो जिह्वा के आधार पर स्वर आपका मुख्य रूप से फिर तीन प्रकार का। अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर। अब अग्रस्वर में कौन कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा और आपका पश्च में कौन आएगा? तो अग्रस्वर में हम देखें तो जैसे हम बनाते हैं ई, और ई का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कुछ आगे की तरफ निकलता है। तो ई में आगे की तरफ निकला है, इसलिए हम इसको ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए अग्रस्वर में इसे हम रखेंगे। फिर बड़ी ई में भी नीचे से निकला है। फिर ए में भी ये आगे की तरफ निकला है। और ऐ, इसमें भी ऐ में भी ये नीचे का पोर्शन आगे की तरफ निकला है। तो इसे हम ध्यान रखने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे कि अग्रस्वर में ई, बड़ी ई, ए और ऐ आएगा। मध्य स्वर को हम याद रखेंगे M1 करके। M1 माने आपका मिडिल क्लास में, और वन में वन का तात्पर्य अ को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? अ को डिनोट करेगा। यानी मध्य स्वर में हम अ को रखेंगे। कनेक्टिंग किया है मैंने, और कुछ नहीं। अब जो बचेगा आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। अब बच रहा है आपका आ, फिर आपका आ के बाद
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, उसके बाद ओ और औ। आ, उ, ओ और री, ये आपके पश्च स्वर में आएंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो अग्र स्वर में ध्यान रखने के लिए ई में आगे की तरफ नीचे वाला पोर्शन निकला हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ये तो यहाँ से हम ई को याद रखेंगे, फिर बड़ी ई को याद रखेंगे, फिर ए को याद रखेंगे, फिर ए को याद रखेंगे। मध्य स्वर में आपका M1 से हम डिनोट करेंगे, और M1 में M का मतलब मिडिल और M1 का मतलब आ, क्योंकि मैंने ऊपर आपको संख्याओं के रूप में डिनोट करके आ को लिख दिया है और वहाँ से बताया है मैंने। फिर पश्च स्वर में जो बच जाएगा उसे हम पश्च स्वर में रखेंगे। तो हम याद रखने के लिए सिर्फ अग्र स्वर को याद रखें और मिडिल को, ये दो चीज़ें जब हमें ध्यान रहेंगी तो हम पश्च स्वर को आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये जिह्वा के आधार पर रहा। अब हम आपसे मुख खुलने और बंद होने के आधार पे चर्चा करेंगे स्वर की, कि मुख खुलने और बंद होने के आधार पे स्वर कितने प्रकार का। मुख के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर, मुख के आधार पर इसमें कुल आपके 4 टाइप, समृत, समृत, दूसरा अर्ध समृत, तीसरा विवृत, विवृत और चौथा अर्ध विवृत। इसको कैसे हम दिमाग में रखेंगे कि चीज़ें ज़्यादा दिन तक रहें, कनेक्टिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखने का तरीका, पहले समृत लिखेंगे। तो समृत का मतलब कि मुंह पूरा बंद रहेगा। अर्ध समृत का मतलब मुंह आधा बंद रहेगा। अर्ध माने आधा, समृत माने आधा बंद रहेगा। और विवृत मतलब कि मुंह पूरा खुला रहेगा, और अर्ध विवृत मतलब मुंह आधा खुला रहेगा। समृत, अब समृत को सबसे पहले हम देखेंगे। तो इसमें हम संख्या लिखेंगे 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5, 6, 34, 56। अब हम इसका प्लेस वैल्यू वाले स्वरों को लिख लेंगे। 3 पे छोटी ई, 4 पे बड़ी ई, 5 पे छोटा ऊ और 6 पे बड़ा ऊ। फिर अब हम इसी संख्या से इन तीनों की चर्चा करेंगे, अर्ध समृत की, विवृत की और अर्ध विवृत की। जरा ध्यान से देखें, 3 और 5 को मैंने ऐड किया तो आया 8, और 4 और 6 को ऐड किया तो आया 10। अब 8 और 10 की जो प्लेस वैल्यू है, 8 पे किस स्वर को लिखा है मैंने और 10 पे किस स्वर को लिखा है। 8 पे लिखा है ए और 10 पे लिखा है मैंने ओ। इस तरीके से अर्ध समृत के अंतर्गत ए और ओ आएगा। ये 2 स्वर आपके अर्ध समृत के अंतर्गत आएंगे। विवृत के अंतर्गत अब इस संख्या से हम विवृत का निकालेंगे। तो 8 और 2 का डिफरेंस होता है, 8 और 2 का डिफरेंस 2 होता है, अंतर 2 आता है। 2 लिख लेंगे। अब 2 लिखेंगे तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आ हम लिख लेंगे आसानी से। फिर अब अर्ध विपरीत की हम बात करें तो जब 3 चीज़ों को मैंने अलग कर लिया, आसानी से एक चीज़ पूरे स्वर में से हम अलग कर सकते हैं।
अब अर्ध विपरीत में कौन कौन आएगा? तो अर्ध विपरीत में आपका आएगा अ, फिर आपका ऐ और आपका औ। ये 3 स्वर आपके अर्ध विपरीत में आएंगे। आसानी से चेक कर लिया मैंने। फिर ध्यान से देखिए, जैसे मुख के आधार पे तो हमने लिखा समृद्ध, और समृद्ध को 3, 4, 5, 6 यानी 34, 56 संख्याओं से मैंने डिनोट कर दिया। डिनोट करने के बाद 3 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू, फिर 5 की, फिर 6 की मैंने इस तरीके से लिख दिया। इससे पता चला कि समृद्ध के अंतर्गत कौन कौन आएगा। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर अब इस संख्याओं को मैंने थोड़ा सा ऐड किया, फिर नीचे अंतर लिया। 5 और 3 को जब हम ऐड करेंगे, एक संख्या छोड़ करके 5 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो आया 8, 8 लिख लिया मैंने। 6 और 4 को ऐड किया तो नीचे 10, 10 को ऐड कर लिया। और फिर 8 का प्लेस वैल्यू और 10 का प्लेस वैल्यू मैंने लिख दिया। इससे ए और ओ आया। तो अर्ध समृद्ध में आपका ए और ओ आएगा। विपरीत में 8 और 10 का डिफरेंस लिया, तो विपरीत में 8 और 10 का डिफरेंस 2, और 2 के स्थान पे मैंने आ का प्रयोग किया, इसलिए मैंने विपरीत में आ को लिख दिया। अर्ध विपरीत अब आसानी से आप अलग कर लेंगे। जब 3 चीज़ें अलग हैं तो एक चीज़ आसानी से अलग हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ संख्याओं के आधार पर सबको कनेक्ट करने का प्रयास किया है, कनेक्टिंग करने का प्रयास किया है। अब हम एक छोटा सा चीज़ कि हिंदी में बिंदी, जो हम लोग अनुस्वार की बात कर रहे थे, वो हिंदी में बिंदी कहाँ कहाँ लगती है, इसे हम देख लेंगे थोड़ा सा। हिंदी में बिंदी, ये देखिए, इसे हम सिरो रेखा कहते हैं, सिरो रेखा। फिर ये आपकी खड़ी पाई, एक बिंदी यहाँ लगती है, एक बिंदी यहाँ लगती है, और एक बिंदी यहाँ लगती है, और एक यहाँ। ये कुल 4 जगह बिंदियाँ लगती हैं। इसे हम अनुस्वार कहेंगे। इसको हम नुक्ता कहते हैं। नुक्ता, जो बिंदी पीछे लगती है, इसे हम नुक्ता कहेंगे। अब नुक्ता के अंतर्गत कौन कौन आता है? क, ख, ग, ज और फ। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5 नुक्ता हैं, जिसमें बिंदी का प्रयोग पीछे किया जाता है। इसको हम उक्षिप्त, जिसमें आपका ड और ढ आता है। इसे पंचमाक्षर में आपका अंग आता है। नुक्ता क, ख, ग, ज और फ। नीचे वाली को उक्षिप्त, अंग ड और ढ। फिर आपका आगे वाली में पंचमाक्षर, जिसमें अंग, और ऊपर वाले को अनुस्वार कहते हैं। इस तरीके से मैंने आज स्वरों की चर्चा की आपसे। स्वर के टाइप, कौन किस में, किस स्वर को किस में रखा गया है। कभी भी परीक्षा हाल में मुख खोल करके चेक ना करें कि आ बोलेंगे तो कौन किस में आएगा, फिर वहाँ पे पता न कब कौन किस में चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मुंह खोल करके, मुंह बंद करके कभी भी चेक ना करें, जीभ को निकाल के चेक ना करें, मात्रा के आधार पर कि ऐसे नहीं ऐसे, फिर वहाँ गाड़ी फंसने का चांस बढ़ जाता है।
जिस तरीके से मैंने आपको बताया, चीज़ों को कनेक्ट रखिए, चीज़ों को कनेक्टिंग रखिए। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।